is UP board exam biology class 12 most important model paper with full solution. क्लास 12 जीव विज्ञान का न्यू बोर्ड मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। बिल्कुल नया मॉडल पेपर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा पड़ा है। देखिए, आपको इसमें यह भी बताएंगे कि टॉपर कॉपी कैसे लिखता है, यानी पूरी टॉपर की कॉपी आपको दिखाएंगे कि उसने इन प्रश्नों को कैसे कैसे लिखा है और टॉप किया है। तो पूरे पेपर को कॉपी पर समझाएंगे। तो टॉपर जैसी कॉपी लिखना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देखिए और लास्ट तक बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मोरूला परिवर्धन की अवस्था है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बता दें यहीं पर कि जो पहला प्रश्न होता है ये 4 नंबर का होता है। इसमें 4 प्रश्न होते हैं, का, खा, गा, घा, एक नंबर के होते हैं। तो पहले यहां पर समझते हैं, फिर टॉपर की कॉपी आपको दिखाएंगे। देखिए, इसमें ऑप्शन से होगा युग्मनज व कोरक पुटी के बीच की अवस्था होती है, पहला वाला सही हो जाएगा। फिर अगला है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन से होगा पहला कार्नबर्ग ने। फिर अगला है बिडॉल टेस्ट संबंधित है। ये हमने बहुत सारे मॉडल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स में समझाया है। बिडॉल टेस्ट टाइफाइड परीक्षण से संबंधित है। फिर अगला है डीएनए के खंडों को जोड़ने में प्रयुक्त एंजाइम है। डीएनए के खंडों को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम है? तो लाइगेज एंजाइम से जोड़ा जाता है। आइए इस पूरे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे कॉपी पर लिखेंगे। तो देखिए, डालेंगे उत्तर संख्या 1 का और 1 का डालने के बाद यहां पर डालेंगे ए वाला सही था तो ए डालेंगे। युग्मनज व कोरक पुटी के बीच टिक का निशान आप लगा सकते हैं। फिर उत्तर संख्या 1 का खा, 1 का खा में पहला सही था कार्नबर्ग। फिर उत्तर संख्या 1 का ग, इसमें सही था टाइफाइड और यहाँ ए वाला तो टिक कर देंगे। फिर उत्तर संख्या 1 का घा बी सही तो लाइगेज यहाँ टिक कर देंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, जो 2 नंबर का क्वेश्चन है इसमें 5 प्रश्न होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, एक नंबर का होता है। तो पहला है राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं? तो देखिए, उत्तर संख्या 2 का लिखेंगे और लिखेंगे वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है। ऐसा क्षेत्र जो वन के जीवों के लिए, जो वन में रहते हैं जीव जंतु, उनके लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है तथा जहां शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना निषेध होता है। यानी कि वहां पर आप शिकार नहीं खेल सकते हैं, पशुओं को नहीं चरा सकते हैं, फसल नहीं बो सकते हैं, इसके लिए सब निषेध होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और इन क्षेत्रों में जंतुओं या प्राणी जाति तथा पादपों या वनस्पति जाति दोनों का संरक्षण दिया जाता है। यानी इन क्षेत्रों में जंतुओं और पादपों दोनों को संरक्षित किया जाता है। तो इतना लिखेंगे और जब उत्तर संख्या पूरी हो जाएगी, उसका आंसर हो जाएगा, तो इस तरह से एक आपको लाइन खींच देना है। एक लाइन छोड़कर एक लाइन खींच देंगे। इस तरह से जो उत्तर होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, जिससे चेकर को, यानी कि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा उसको आसानी रहती है और अच्छे नंबर मिल जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2 का खा है, इकोटॉन पर टिप्पणी लिखिए। इकोटॉन पर टिप्पणी एक नंबर का है तो 1 नंबर में इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इंटरमीडिएट है ये। तो डालेंगे उत्तर संख्या 2 का खा। आप चाहें तो 2 का खा यहां भी डाल सकते हैं। अब 2 पारितंत्रों के मिलने पर बना संक्रमण क्षेत्र जिसमें दोनों पारितंत्रों के बीच जीव मिलते हैं, इकोटॉन कहलाता है। इकोटॉन क्या है? 2 पारितंत्रों के मिलने पर जो बना संक्रमण क्षेत्र होता है उसे ही इकोटॉन कहा जाता है, जिसमें दोनों पारितंत्रों को जीव मिलते हैं, इकोटॉन का। यानी कि उसमें 2 पारतंत्र जब मिलेंगे तो उसके अंदर जो जीव पाए जाते हैं वो भी मिल जाएंगे, जैसे दलदल है, ज्वर नदमुख है आदि इसके उदाहरण होते हैं। फिर अगले प्रश्न को अगर देखें तो द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? 2 का गा है, द्विनिषेचन की खोज किसने की? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखिए, यहां पर लाइन खींच करके लिखेंगे उत्तर संख्या 2 का गा। द्विनिषेचन की खोज एस.जी. नवासिन ने की थी। एस.जी. नवासिन ने, मैंने आपको समझाया था कि द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने और निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। तो द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने फ्रिटलेरिया व लिलियम नामक पादपों में की थी। फिर यहां से लाइन खींच देंगे और फिर अगला प्रश्न है 2 का घा।
आनुवांशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्य में समझाइए। आनुवांशिकता और विविधता को एक एक वाक्य में समझाना है। तो देखिए यहां डालेंगे उत्तर संख्या 2 का घ। जीवों की आकारिकी में अंतर ही विभिन्नता कहलाते हैं। जो जीवों की आकारिकी होती है उसमें जो अंतर होते हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, उसे ही विभिन्नताएं कहा जाता है। आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। यानी प्रत्येक जीव में आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं वो लक्षण जब माता पिता से संतानों में जाते हैं तो उसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं उसे ही आनुवांशिकता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है अंगा वाला, पारिस्थितिकी विविधता क्या होती है? तो देखिए यहां पर डालेंगे उत्तर संख्या 2 का अंगा और लिखेंगे पारिस्थितिक स्तर पर जीवों की विविधता को पारिस्थितिकी विविधता कहा जाता है। यानी पारितंत्र स्तर पर जो विविधताएं पाई जाती हैं, पारितंत्र स्तर पर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसे ही पारिस्थितिक विविधता कहा जाता है। उदाहरण के रूप में भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, प्रवाल भित्ति, आर्द्र भूमि, पतझड़ वन, ज्वारनदमुख, मैंग्रोव वन आदि पारिस्थितिक तंत्र की विविधता होती है। फिर देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 1-1 नंबर का था, इतना इतना लिख देंगे। फिर है 3 नंबर का क्वेश्चन, तीसरे का उल्ब बेधन पर टिप्पणी लिखिए। उल्ब बेधन किसे कहा जाता है? तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 3 का और यहां पर हेडिंग आपको जरूर डालना है। हेडिंग डालकर लिखने से आपको नंबर पूरे मिलते हैं और अच्छा भी लगता है कि क्या लिखा गया है। उल्ब बेधन यह जन्म पूर्व रोग लक्षण ज्ञात करने संबंधी तकनीक है। उल्ब बेधन वास्तव में एमनियोसेंटेसिस होती है। एमनियोसेंटेसिस तो जन्म से पहले रोगों के लक्षणों को ज्ञात किया जाता है, जिसका उपयोग गर्भावस्था में भ्रूण के गुणसूत्रीय असामान्यताओं तथा उपापचयी अवस्थाओं की जानकारी ली जाती है। यानी जो जहां पर ये देखिए गर्भ रहता है, इसके चारों ओर एक द्रव भरा रहता है, एमनियोटिक द्रव भरा रहता है और इस एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन सुई के माध्यम से निकाल लेते हैं और उसकी असामान्यताओं का अध्ययन करते हैं। भ्रूण में जो गुणसूत्रीय असामान्यताएं होती हैं, जो विकार होते हैं आनुवांशिक, उनका अध्ययन किया जाता है ताकि उनको दूर किया जा सके। और साथ ही साथ इसी द्रव से लिंग की जांच भी हो जाती है। इसीलिए अब चूंकि लिंग जांच करना कानूनन अपराध है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। तो आगे लिख देंगे कि भ्रूण गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव में तैरता है। इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक द्रव का नमूना लेकर इसमें उपस्थित कोशिकाओं का संवर्धन करके गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है या असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है ताकि घातक रोग अथवा गंभीर अवस्थाओं से ग्रसित भ्रूण को नष्ट किया जा सके। अगर उसको घातक रोग हो गए हैं, गंभीर अवस्था है, तो उसको नष्ट किया जा सके। परंतु आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए रूप में किया जाने लगा है। भारत में सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित कर दिया है, इसीलिए सरकार ने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीव गैसों का निष्कासन करते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। उपापचय के दौरान जो सूक्ष्म जीव होते हैं गैसों को निकालते हैं, उदाहरण द्वारा सिद्ध करना है। चलेंगे उत्तर संख्या 3 का खा। सैक्रोमाइसीस सेरेविसी एक सामान्य ईस्ट कवक है। इस कवक का बेकरी उद्योग में अत्यधिक उपयोग होता है। यानी सैक्रोमाइसीस सेरेविसी का बेकरी उद्योग में अत्यधिक उपयोग होता है। इसको बेकर्स ईस्ट या बीवर्स ईस्ट भी कहा जाता है। डबल रोटी निर्माण के दौरान ईस्ट को आटा, नमक, दूध, गर्म जल के साथ गूंथा जाता है जब तक कि यह मुलायम ना हो जाए। यानी जब तक मुलायम ना हो जाए तब तक इसको गूंथते रहते हैं। अब यह मिश्रण डो या कहलाता है। डो को आकार में दोगुना होने के लिए कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है। ताकि वो आकार में दोगुना हो जाए, इसलिए डो को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। ईस्ट की क्रिया से मिश्रण में CO2 गैस निकलती है। जब ईस्ट क्रिया करता है तो CO2 गैस निकलती है और पाव रोटी कोमल तथा छिद्र युक्त हो जाती है। जब CO2 गैस निकलती है तो फूल जाता है। फूलने से क्या होता है कि पाव रोटी कोमल हो जाती है और उसमें छिद्र हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, गा नर जनन तंत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। केवल चित्र बनाना है तो देखिए इस तरह से आप नर जनन तंत्र का चित्र बना देंगे। यहाँ पर डालेंगे उत्तर संख्या 3 का गा और इस तरह से बिल्कुल नर जनन तंत्र का चित्र बना देना है और नामांकन अच्छे से कर देना है, सही से बनाना है, नामांकन करना है। शॉर्ट ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, पुनरावृत्त DNA एवं अनुषंगी DNA में अंतर।
देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। पुनरावृत्त डीएनए एवं अनुषंगी डीएनए में अंतर बताना है। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 3 का घ, लिखेंगे पुनरावृत्त डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए। तो इसमें नाइट्रोजन क्षारों के समान अनुक्रमों की अनेक प्रतिलिपियां पाई जाती हैं। जो पुनरावृत्त डीएनए है, जो रिपीटेटिव डीएनए होता है, इसमें नाइट्रोजन क्षारों के समान अनुक्रमों की अनेक प्रतिलिपियां पाई जाती हैं, सीक्वेंस की अनेक कॉपीज पाई जाती हैं। जिस डीएनए पर क्षार अनुक्रमों की एकल प्रतिलिपि पाई जाती है उसे विशिष्ट डीएनए कहते हैं। इस पर सक्रिय जीन्स पाए जाते हैं, सक्रिय जीन्स। फिर डालेंगे अनुषंगी डीएनए, तो लिखेंगे यह पुनरावृत्त डीएनए का वह भाग होता है जिस पर लंबे पुनरावृत्त न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पाए जाते हैं। यानी ऐसा भाग है जिस पर लंबे पुनरावृत्त न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए और लघु अनुषंगी डीएनए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला है रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 3 का अंगा, रेड डाटा बुक। हेडिंग जरूर आपको डालना है, हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करना है, उत्तर संख्या सही से डालना है। और एक उत्तर जब समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर खींच देना है, एक लाइन छोड़ करके। लिखेंगे आईयूसीएन द्वारा जारी एक विशेष किताब जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, छाती आशंकित, दुर्लभ सुवेद जीव जातियों का सूचीबद्ध विवरण दिया जाता है उसे ही रेड डाटा बुक कहा जाता है। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो रेड डाटा बुक है इसमें क्या होता है कि जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, जो छाती आशंकित प्रजातियां हैं, जो सुवेद प्रजातियां हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई गई है ताकि इनको इससे बचाया जा सके, उनको संरक्षण किया जा सके। और इसकी उपयोगिता क्या है, तो ये लुप्त हो रही जीव जातियों या प्रजातियों की जानकारी देती है। इससे हमें संकटग्रस्त जातियों के आश्रय स्थल की स्थिति की जानकारी भी मिलती है। ये हमें वर्तमान में उपलब्ध जीवों की संख्या भी उपलब्ध कराती है और आंकड़ों के माध्यम से लोगों को जीव संरक्षण के लिए प्रेरित भी करती है। फिर देखिए चौथा प्रश्न जो है 3-3 नंबर का शुरू हो जाता है। 2 नंबर वाला जो 3 नंबर वाला प्रश्न है 2-2 नंबर का होता है। चौथा प्रश्न 3-3 नंबर का शुरू हो जाता है। अब इसमें उससे ज्यादा लिखना होगा। तो 3 का क्या है, कीस्टोन प्रजातियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये उत्तर संख्या 4 का कीस्टोन प्रजातियां हेडिंग है, ये हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करेंगे। वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जैवभार की अल्पता के बावजूद समुदाय अभिलक्षणों पर प्रभाविता दर्शाती हैं, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। और कीस्टोन प्रजातियां जंतु, पादप एवं सूक्ष्म जीव जो होते हैं। कीस्टोन प्रजातियां में या प्रजातियों में पर्यावरण को बदलने की क्षमता होती है। कीस्टोन प्रजातियां सूक्ष्म जलवायु, मृदा की रचना तथा मुद्रा रसायन एवं खनिज के स्तर को भी परिवर्तित कर देती हैं। और आपको बता दें प्रशांत महासागर के एक भाग में टेरोपिड चमगादड़ की कीस्टोन प्रजातियों की तरह कार्य करते हैं। यदि इन चमगादड़ों को इस क्षेत्र से निकाल दिया जाए तो यहाँ के अनेक पादपों में परागण नहीं हो पाता है, वह प्रजनन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। इस प्रकार ये पादप नष्ट हो जाते हैं तथा इसके पश्चात इन पादपों पर निर्भर अन्य जीव भी नष्ट हो जाते हैं। इतना लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कैंसर क्या है। कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार सामान्य कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। यहाँ एक उत्तर समाप्त होगा तो लाइन खींच देंगे, फिर लिखेंगे उत्तर संख्या 4 का खा, कैंसर। यह रोग शरीर की कोशिकाओं के अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण होता है। जो शरीर में कोशिकाएं होती हैं उनका कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है, तब यह रोग हो जाता है। कोशिकाओं में उपस्थित ऑन्कोजीन के सक्रिय हो जाने से अविभेदित कैंसर कोशिकाएं बनने लगती हैं। यानी जो कोशिकाओं में ऑन्कोजीन्स पाया जाता है, ये जब सक्रिय हो जाता है, जब एक्टिव हो जाता है, तो अविभेदित कैंसर कोशिकाएं बनने लगती हैं। कुछ पदार्थ कैंसर उत्पन्न करने में भी सहायक होते हैं। इन्हें कैंसर कारक या कार्सिनोजन कहा जाता है। कैंसर को निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से समूह हैं आपको दिखाते हैं। पहला है कार्सिनोम, दूसरा है सार्कोमा, तीसरा है ल्यूकेमिया। जो कार्सिनोमा है यह बाह्य जनन स्तर से बने अंगों में होता है।
जैसे स्तन कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, ये कार्सिनोमा के अंतर्गत आता है, कार्सिनोमा। और जो सार्कोमा है यह मध्य जनन स्तर से बने अंगों में होता है, जैसे अस्थि कैंसर है यानी हड्डी का कैंसर है, लसिका ग्रंथि है आदि में। और जो ल्यूकीमिया है यह श्वेत रुधिर कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण होता है। जो WBC होती हैं ये जब शरीर में बहुत अधिक बनने लगती हैं, इनका उत्पादन अधिक हो जाता है, तब ल्यूकेमिया हो जाता है। और फिर डालेंगे सामान्य कोशिका और कैंसर कोशिका में अंतर, तो इधर डाल लेंगे सामान्य कोशिका, इधर डाल लेंगे कैंसर कोशिका। तो जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं इनमें नियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, कंट्रोल्ड रहता है जो कोशिका विभाजन होता है, जबकि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं इनमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, कंट्रोल्ड नहीं हो पाता है। और फिर अगला है, इनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, जबकि जो कैंसर कोशिकाएं होती हैं इनका एक निश्चित जीवन चक्र नहीं होता है। फिर सामान्य कोशिका में ये एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जबकि जो कैंसर कोशिकाएं हैं ये एक दूसरे से संबंधित नहीं होती हैं। सामान्य कोशिका में ये अबोर्ध या ट्यूमर नहीं बनाती, जबकि कैंसर कोशिकाएं अबोर्ध या ट्यूमर का निर्माण करती हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन हो गया है, कैंसर क्या है, कैंसर कोशिकाएं किस प्रकार सामान्य कोशिका से भिन्न है, तो ये अंतर भी मैंने बता दिया है। फिर अब 4 का गा है, क्लोनिंग हेतु वाहक में वांछित विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्लोनिंग के लिए वाहक या वेक्टर में वांछित विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 4 का गा, क्लोनिंग में क्लोनिंग हेतु निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है प्रतिकृतिकरण का उद्भव, यह DNA रज्जु का एक खंड है जो प्रतिकृति के समय आरंभ बिंदु के रूप में कार्य करता है। DNA का कोई खंड इस स्थल से बंध कर परपोषी कोशिकाओं में द्विगुणन करने में सक्षम होता है, इस तरह से लिखना होगा। और फिर डालेंगे मार्कर जीन या वर्ण योग्य चिन्हक, तो एक अच्छे वाहक में वर्ण योग्य चिन्हक की उपस्थिति भी एक आवश्यक विशेषता होती है। यह रूपांतरित परपोषी कोशिकाओं के वर्ण की अनुमति प्रदान करता है, इस तरह से लिख देंगे। और फिर अगली हेडिंग डालेंगे क्लोनिंग या पहचान स्थल, तो इस तरह से आपको लिखना होगा। आप शॉर्ट ले सकते हैं इसका पूरे का, और शॉर्ट लेकर के ऐसे ही लिख दीजिएगा। देखिए चौथा का घा है, जीन उपचार क्या है, इस तकनीक का प्रयोग किन 2 स्तरों पर किया जाता है। जीन उपचार किसे कहते हैं, इस तकनीक का प्रयोग किन 2 स्तरों पर करते हैं। देखिए इसमें उत्तर संख्या 4 का घा डालेंगे और लिखेंगे जीन उपचार। तो जीन उपचार के अंतर्गत मानव शरीर की असामान्य या त्रुटिपूर्ण, देखिए असामान्य या त्रुटिपूर्ण या विकारी जीन को स्वस्थ जीन से प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि जो त्रुटिपूर्ण जीन है, जो असामान्य जीन है, जिनमें विकार हो गया है, ऐसे जीन हैं, उनको हटा करके नए जीन को वहां पर डाला जाता है, नए जीन का प्रतिस्थापन किया जाता है, तो इसे ही जीन चिकित्सा कहा जाता है। और फिर इसमें बताना है कि लक्ष्य मोदन के तहत हानि रहित रेट्रो विषाणु को एंजाइम्स जीन में प्रवेश कराकर उपचार भी किया जाता है। फिर डालेंगे भ्रूण उपचार, तो इसके अंतर्गत नए स्वस्थ भ्रूण का प्रत्यारोपण कर दिया जाता है, नए स्वस्थ भ्रूण का, जिससे उसकी आनुवंशिकता भी परिवर्तित हो जाती है। ये रोगी उपचार, तो इस विधि में पहले जीन के सामान्य युग्म विकल्पी का पृथक्करण करके उसे माध्यम में संवर्धित करते हैं। इस युग्म विकल्पी को फिर रेट्रोवायरस में प्रविष्ट कराया जाता है। तत्पश्चात रोगी के शरीर से पृथक्कृत कोशिकाओं को इन रेट्रोवायरस से संक्रमित कराया जाता है, और इस तरह से पूरा आपको लिखना होगा। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कोएसर वेट्स पर टिप्पणी लिखिए। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, 1 2 3 4 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के, 3 नंबर के, इसमें चौथे से ज्यादा लिखना होगा। कोएसर वेट्स पर टिप्पणी लिखना है, तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 5 या 5 का कोएसर वेट्स, तो लिखेंगे कोएसर वेट्स का निर्माण आदि सागर के गर्भसूप में हुआ है। जो कोएसर वेट्स हैं इनका निर्माण आदि सागर के गर्भसूप में हुआ है। यौगिकों के अणुओं में परस्पर प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप नए नए यौगिक बनते रहे हैं। प्रयोगों के द्वारा सिद्ध हो चुका है कि जल में घुले जटिल कार्बनिक यौगिकों के विशेषतया विद्युतावेशी प्रोटीन्स के अणु एकत्रित होकर बड़े कोलाइडिक कण बना लेते हैं। आदि सागर में ऐसे ही कण बने। इन्होंने फिर छोटे छोटे समूहों में एकत्र होकर अघुलनशील बूंदों के रूप में कोलाइडी तंत्र बनाए।
इन्हीं बूंदों के चारों ओर प्रोटीन अणुओं के विद्युतावेशी के कारण सतह पर जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में चिपक जाता है। और इन्हें कोलाइडी बूंदों को सिडनी फॉक्स ने प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर कहा था, और फिर इन्हें ही बाद में कोइसरवेट्स कहा गया। इस तरह से लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है 5 का खा, आरडीएनए को पोषक कोशिका में प्रवेशित कराने की कोई 3 तकनीकें बताइए। देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 5 का खा, लिखेंगे विजातीय बाह्य डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रत्यक्ष रूप से निवेशन को प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहा जाता है। प्रत्यक्ष जीन का स्थानांतरण निम्न चरणों में किया जाता है। उसमें झटका के द्वारा, एक तो ये हो गया उसमें झटका दे करके, दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा, दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन के द्वारा दिया जाता है, इसको शॉर्ट ले लीजिए, ऐसे ही लिखना होगा। और फिर तीसरा है जीन गन के द्वारा। फिर 5 का ग है पर परागण क्या है, पादपों में इसे सफल बनाने हेतु कौन सी युक्तियां पाई जाती हैं। उत्तर संख्या 5 का ग, जब परागण समान जाति के दूसरे पादपों के बीच या दूसरी जाति के पादपों के बीच होता है तो इस प्रकार का परागण पर परागण या परनिषेचन कहलाता है। यानी जब एक पुष्प के परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो उसे ही पर परागण कहा जाता है। ये शॉर्ट ले लीजिए, इस तरह से आपको लिखना होगा। ये देखिए इसका भी शॉर्ट ले सकते हैं आप, उसी का बचा हुआ शेष भाग है। और फिर अगला क्वेश्चन है जैव ईंधन क्या है, इसके क्या लाभ हैं। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 5 का घा और जैव ईंधन डाल देना इधर। जैविक उत्पत्ति वाले ईंधन को जैव ईंधन कहा जाता है। जैविक उत्पत्ति वाले ईंधन को, इनका प्रयोग ऊष्मा तथा अन्य प्रकार की ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी किया जाता है। जैविक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। तो इसका भी आप शॉर्ट ले सकते हैं इस तरह से अच्छे से, और बिल्कुल ऐसे ही इसमें आंसर लिखना होगा। ये उसका बचा हुआ शेष भाग है, इसका भी शॉर्ट ले लीजिए। और इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 6 का सह प्रभाविता, और लिखेंगे इसमें दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं। जो दोनों जनक हैं इनके लक्षण प्रकट हो जाते हैं, दोनों के मिक्स रूप में प्रकट होते हैं, इसे ही कहा जाता है। यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में चितकबरी संतान होती है। यानी लाल बाल भी उसके आ गए और सफेद बाल भी आ गए, बीच बीच में लाल बाल, बीच बीच में सफेद बाल, तो ये क्या हुआ, सह प्रभाविता हो गई। इतना लिख लीजिए, इतना शॉर्ट ले लीजिए, ऐसे ही आपको वहां पर लिखना हो। फिर अगला क्वेश्चन है 6 का खा, परीक्षार्थ संकर क्या है, उचित चित्रों के द्वारा समझाइए। देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 6 का खा और लिखेंगे परीक्षार्थ संकरण। विषम युग्मजी F1 संकर का सम युग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस परीक्षार्थ संकरण कहलाता है। देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको बनाना होगा, देख लीजिए, और बिल्कुल ऐसे ही आपको करना होगा। शॉर्ट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है सहेज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए डालेंगे उत्तर संख्या 6 का गा, और 6 का गा डालने के बाद इधर लिखेंगे सहेज प्रतिरक्षा, इधर डालेंगे उपार्जित प्रतिरक्षा, और इस तरह से लिख देंगे। ये जन्म के समय से ही पाई जाती है, ये प्रतिजन के प्रभाव से उत्पन्न होती है, या विशिष्ट या एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है, जबकि यह प्रतिक्रिया से बनती है, यानी रोगाणु या प्रतिजन के प्रति होने वाली प्रतिक्रिया से बनाए गए प्रतिरक्षियों से प्राप्त होती है। इस तरह से लिख देंगे शॉर्ट। तो यहाँ भी आप शॉर्ट ले लीजिए। ये उपार्जित और सहेज प्रतिरक्षा का थोड़ा सा बचा हुआ भाग था, इसका ले लीजिए। और इसके बाद 6 का घा देखिए यहाँ पर है 6 उत्पादक और अपघटक में अंतर, इंपॉर्टेंट अंतर है। तो देखिए यहाँ डालेंगे उत्तर संख्या 6 का घा, और इधर डालेंगे उत्पादक, इधर डालेंगे अपघटक, और ये पूरा अंतर इस तरह से आपको लिखना होगा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। और फिर 7 नंबर क्वेश्चन है एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए कि स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाइए। डालेंगे उत्तर संख्या 7 और बीजांड की संरचना। इस तरह से आपको बीजांड की संरचना लिखनी होगी, और तरह से आप चित्र भी अच्छा सा बना सकते हैं। और चित्र बनाने के बाद में इतना और आपको लिखना पड़ेगा, तो इसका भी आप शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद में फिर अगला प्रश्न है
मनुष्य में भ्रूणी विकास की प्रक्रियाओं का ब्लास्टुला निर्माण तक वर्णन कीजिए। तो देखिए इसमें अथवा लगा हुआ है तो एक ही करना था, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, तो ये कर दिया गया, इसको हटा दिया गया है। फिर अगला है जीनी अभियांत्रिकी क्या होती है, इसे पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्यों कहते हैं, मानव हित में इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर उत्तर संख्या 8 डालेंगे, लेकिन जब 2-3 लाइनें बचें तो उसमें उत्तर संख्या आपको कतई नहीं डालना है। ये निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया है कि 2-3 लाइनों में आप उत्तर संख्या नई नहीं डालेंगे, इसको नए पेज से डालना है। यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, तो यहाँ डाल दिया गया उत्तर संख्या 8। 3-4 ही लाइनें बची हुई थी, आपको यहाँ नहीं डालना है, आपको इसको नए पेज से डालना है। तो क्या लिखेंगे, जीन या आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक के सहयोग से किसी एक प्रजाति के जीवों के आनुवांशिक वाहक जीन का प्रत्यारोपण अन्य प्रजाति के जीवों में किया जाता है, तो इसे ही कहा जाता है, यानी कि वांछित डीएनए का अदला बदली कर दी जाती है। तो इसका शॉर्ट आप ले सकते हैं इस तरह से। देखिए हम दिखा रहे हैं, पूरा शॉर्ट ले लीजिए और इसी तरह से आपको लिखना होगा, देख लीजिए। चूंकि ये 5 नंबर का है तो कम से कम आपको 3 पेज लिखना ही लिखना होगा, इस तरह से देख लीजिए। और ऐसे ही आपको 3 पेज कम से कम लिखना है। ये देखिए इसका भी शॉर्ट ले लीजिए यहां तक, तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। फिर अगला कि अथवा है जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की 2 विधियां, तो ये हमने नहीं किया है, इसको हटा दिया क्योंकि ये किया था। फिर अगला है वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली की संरचना। आइए द्विकुंडली की संरचना डालेंगे, उत्तर संख्या 9। और वाटसन और क्रिक का मॉडल यहाँ बताना था, तो देखिए इस तरह से आपको लिखना होगा डीएनए पर। तो इसका शॉर्ट ले लीजिए, इतना द्विकुंडली की संरचना यहाँ पॉइंट वाइज लिखी गई है, आप देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना होगा। शॉर्ट ले लीजिए, बहुत ही सरल पॉइंट लिखे गए। देखिए यहाँ पर डीएनए द्विकुंडली का महत्व भी पूछा था और ये चित्र भी आपको बनाना होगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो चित्र भी बनाना पड़ेगा। इस तरह से चित्र बना देंगे, टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।